सूरज की बातें ईशा के कानों में गूंज रही थीं। पढ़ाई करो, आईएएस बनो। मैं तुम्हें ताने मारने का मौका नहीं दूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा मिश्रण था, गुस्सा, जिद और कहीं न कहीं एक छुपा हुआ दर्द। ईशा खामोश थी, उसका चेहरा भावहीन। वह कमरे के एक कोने में खड़ी थी, दीवार पर टंगी तस्वीरों को देख रही थी, जो उसने कुछ देर पहले ही गुस्से में लगाई थीं। तस्वीरें पुरानी थीं, उसके और सूरज की शादी की, कुछ पारिवारिक समारोहों की, और एक तस्वीर जिसमें वह अपने कॉलेज के दिनों में किताबों के ढेर के बीच हंस रही थी। उस हंसी में जो चमक थी, वह अब कहीं खो चुकी थी। फर्नीचर हूं मैं, फर्नीचर, उसने मन ही मन दोहराया। सूरज की बातें उसे चुभ रही थीं, लेकिन वह यह नहीं दिखाना चाहती थी। उसने तय कर लिया था कि वह सूरज को और मौका नहीं देगी, न तो अपने दिल को तोड़ने का, न ही अपने सपनों को दबाने का। लेकिन सूरज की यह नई जिद, व्हाट वाज इट? क्या वह सचमुच उसकी पढ़ाई में मदद करना चाहता था, या ये सिर्फ उसका एक और तरीका था उसे काबू में करने का? उधर सूरज कमरे से बाहर निकल चुका था। उसका दिमाग उलझन में था। ईशा की बातें, उसका ताना, उसका ये कहना कि उनका रिश्ता बेजान है, ये सब उसे अंदर तक हिला रहा था। वह जानता था कि वह कहीं ना कहीं गलत था। उसने ईशा को कभी समझने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब वह क्या कर रहा था? क्या वह सचमुच ईशा को उसका सपना पूरा करने में मदद करना चाहता था, या ये सिर्फ उसका अहंकार था जो उसे ये साबित करने पर तुला था कि वह एक अच्छा पति है? सूरज ने अपनी माँ सरला को देखा, जो रसोई में व्यस्त थी। वह हमेशा की तरह चुपचाप काम कर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक उदासी थी। गुलाब हवेली छोड़ने के बाद से सरला ने कभी अपनी इच्छाओं की बात नहीं की थी। सूरज को याद आया कि कैसे उसने अपनी माँ को टिफिन सर्विस शुरू करने का सुझाव दिया था, लेकिन सरला ने साफ मना कर दिया था। टिफिन सर्विस मेरे बस का नहीं, सूरज, और वैसे भी इस घर में पहले से ही पनौती बैठी है। ये बात सूरज को चुभ गई थी। वह जानता था कि उसकी माँ का इशारा ईशा की ओर था। मम्मी जी, सूरज ने धीरे से पुकारा। सरला ने पलटकर देखा, लेकिन उनकी आंखों में वही ठंडापन था। क्या हुआ, फिर कोई नया आइडिया लेकर आए हो? सरला की आवाज में तंज था। नहीं मम्मी जी, मैं बस ये कहना चाहता था कि आप जो भी करें, मैं आपके साथ हूँ। अगर टिफिन सर्विस नहीं तो कुछ और, लेकिन आप घर पर यूं खाली ना बैठें, आप में बहुत कुछ है। सरला ने एक गहरी सांस ली। सूरज, मैंने अपनी जिंदगी जी ली, अब बस तुम और तुम्हारी बहू का ख्याल रखना है, लेकिन उससे कहो कि मेरे सामने ज्यादा चोंचले ना दिखाए। सूरज ने कुछ कहना चाहा, लेकिन चुप रह गया। वह जानता था कि माँ और बहू के बीच की यह खटास जल्दी खत्म नहीं होने वाली, लेकिन उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इस तनाव को कैसे कम करे। अगले दिन सुबह ईशा अपने कमरे में किताबों के बीच बैठी थी। सूरज ने जो किताबें लाकर दी थीं, वे मेज पर बिखरी पड़ी थीं। एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविल सर्विसेज की तैयारी की किताबें। उसने किताब खोली, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसे याद आया कि कैसे कॉलेज में वह टॉपर हुआ करती थी, कैसे वह अपने दोस्तों के बीच घूमती थी, सपनों की बातें करती थी। मैं आईएएस बनूंगी, मैं अपने गांव की सारी लड़कियों के लिए एक मिसाल बनूंगी। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। सूरज की अपेक्षाएं, घर की जिम्मेदारियां और समाज का दबाव, सब ने मिलकर उसके सपनों को कुचल दिया था। पेज 1-50, एनवायरनमेंट, सूरज की आवाज गूंजी। वह कमरे में आया और किताबें देखकर मुस्कुराया। तो मैडम, पढ़ाई शुरू की या अभी भी फर्नीचर बनने का शौक चढ़ा है? ईशा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी। सूरज, तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हारी इस नई जिद का हिस्सा बन जाऊंगी? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानकर पढ़ाई शुरू कर दूंगी? हाँ, करोगी, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। सूरज की आवाज में दृढ़ता थी। और हाँ, मैंने कहा था ना, आज शाम को टेस्ट होगा, तैयार रहना। ईशा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह जानती थी कि सूरज की बातों में कुछ तो सच्चाई थी। वह उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रहा था, लेकिन उसका तरीका, वह उसे गुस्सा दिलाता था। फिर भी उसने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। शायद यह उसका मौका था, अपने सपनों को फिर से जीने का। उधर सूरज बाहर निकला और अपने दोस्त गुप्ता जी की किताबों की दुकान पर पहुंचा। गुप्ता जी, जो हमेशा किताबों के बीच खोए रहते थे, सूरज को देखकर मुस्कुराए। क्या बात है सूरज भैया, फिर कोई नई किताब चाहिए? नहीं गुप्ता जी, मैं बस कुछ सोच रहा था। सूरज ने एक गहरी सांस ली। मुझे लगता है मैंने ईशा के साथ गलत किया। उसकी पढ़ाई, उसके सपने, मैंने कभी उसका साथ नहीं दिया। अब मैं चाहता हूं कि वह अपने सपने पूरे करे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं। गुप्ता जी ने अपनी चश्मा उतारी और सूरज की ओर देखा। सूरज, इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह अपने साथी को समझने की कोशिश ही नहीं करता। तुम अब कोशिश कर रहे हो, यह अच्छी बात है, लेकिन याद रखो, ईशा को सिर्फ तुम्हारी सख्ती नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। उसे ये भरोसा चाहिए कि तुम उसके साथ हो, न कि उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हो। सूरज ने गुप्ता जी की बातों को गौर से सुना। वह जानता था कि गुप्ता जी सही कह रहे थे, लेकिन क्या वो सचमुच ईशा का साथ दे पाएगा, या ये सब सिर्फ उसका अहंकार था? घर में तनाव का माहौल था। सरला, जो हमेशा चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी, आज कुछ बेचैन थी। सूरज की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। टिफिन सर्विस,
क्या वह सचमुच कुछ ऐसा कर सकती थी? उसने अपनी जिंदगी में कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, हमेशा दूसरों के लिए जिया, पति के लिए, बेटे के लिए और अब बहू के लिए। लेकिन सूरज का ये कहना कि आप में बहुत कुछ है, उसे कहीं न कहीं छू गया था। उसने रसोई में रखा पुराना डिब्बा खोला, जिसमें उसकी माँ की रेसिपी की एक पुरानी डायरी थी। उस डायरी में लिखी हर रेसिपी के साथ उसकी माँ की यादें जुड़ी थीं। सरला ने डायरी को पलटा और एक पुरानी चिट्ठी निकली। उसमें उसकी माँ ने लिखा था, सरला, तुम्हारे हाथों में जादू है, इसे दुनिया को दिखाओ। सरला की आंखें नम हो गईं। उसने डायरी बंद की और मन ही मन फैसला लिया, ठीक है सूरज, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन यह मेरे लिए नहीं, मेरी माँ के लिए। उसने सूरज को बुलाया और कहा, सूरज, मैं टिफ़िन सर्विस शुरू करूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और हाँ, ईशा को कहो कि वह मेरे रास्ते में ना आए। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। शाम को सूरज ने ईशा का टेस्ट लिया। पहला चैप्टर, एनवायरनमेंट। ईशा ने सारे सवालों के जवाब सही दिए। सूरज हैरान था, तुमने सचमुच पढ़ा? ईशा ने ठंडी नज़रों से उसे देखा। हाँ, पढ़ा, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। मैं तुम्हारी जिद का हिस्सा नहीं बन रही, मैं अपने सपने पूरे कर रही हूँ। सूरज चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या नाराज, लेकिन कहीं न कहीं उसे ईशा की यह जिद पसंद आ रही थी। उधर सरला ने टिफ़िन सर्विस की शुरुआत की। पहले दिन सिर्फ 5 टिफ़िन बिके, लेकिन सरला के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। सूरज ने देखा कि उसकी माँ पहली बार अपने लिए कुछ कर रही थी, और ये देखकर उसे सुकून मिला। जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर का माहौल बदलने लगा। ईशा अपनी पढ़ाई में डूबी थी, सूरज उसका साथ दे रहा था, और सरला की टिफ़िन सर्विस धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही थी। लेकिन तनाव अभी भी बरकरार था। ईशा और सरला के बीच की खटास कम नहीं हो रही थी। एक दिन सरला ने ईशा को रसोई में बुलाया। ईशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, सरला ने गंभीर स्वर में कहा। ईशा ने चौंक कर देखा। हाँ मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, और शायद मैं भी तुमसे कम नाराज नहीं हूँ, लेकिन ये घर हम सबका है। अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो ये घर टूट जाएगा। ईशा ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, मम्मी जी, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन मुझे भी अपने लिए जीने का हक है। मैं सिर्फ एक बहू नहीं, एक इंसान हूँ। सरला ने एक गहरी सांस ली। ठीक है ईशा, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम भी मेरी बात मानो, मेरी टिफ़िन सर्विस में मेरी मदद करो। ईशा ने हामी भरी। यह एक छोटा सा कदम था, लेकिन दोनों के बीच की बर्फ पिघलने की शुरुआत थी। समय बीतता गया। ईशा की पढ़ाई जोरों पर थी। सूरज अब सिर्फ सख्ती नहीं करता था, बल्कि उसका दोस्त बनने की कोशिश करता था। वह ईशा के साथ बैठकर किताबें पढ़ता, उसे प्रेरित करता। सरला की टिफ़िन सर्विस अब पूरे मोहल्ले में मशहूर हो चुकी थी। लोग सरला टिफ़िन सर्विस के स्वाद के दीवाने हो रहे थे। एक दिन ईशा ने सूरज से कहा, सूरज, तुमने मुझे मेरा सपना याद दिलाया, इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये रिश्ता, क्या ये सचमुच बेजान है? सूरज ने उसकी आंखों में देखा। ईशा, मैंने गलतियां की, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक नई शुरुआत करें, न सिर्फ पति पत्नी के रूप में, बल्कि दोस्तों के रूप में। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हम कोशिश कर सकते हैं।